5 दोस्त ऋत्विक, अमित, जावेद, ऋषभ और एस्टन इगतपुरी के पहाड़ों में एक छोटी सी बस्ती के नज़दीक कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। बगल में एक छोटी सी नदी है जिसके कलकल आवाज़ की साफ सुनाई दे रही है। जहां वो कैंपिंग कर रहे हैं उसी से 5 मिनट बगल में ही एक छोटी सी बस्ती है जहां छोटे बड़े मकान और कुछ झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। कुछ 10 मिनट चलते ही उन्हें नेशनल हाईवे भी लगता है। उन सब ने कैंपिंग के लिए ऐसी जगह चुनी जो हर तरीके और सलीके से उनके लिए ठीक हो, जहां किसी भी चीज़ का कोई डर ना हो और ना ही किसी चीज़ की कमी हो। 3 पहाड़ों के बीच में छोटा सा जंगल, बगल में बहती हुई नदी, ये परफेक्ट जगह थी जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपना बैग वहीं नीचे रखा और पहले आसपास में जितनी भी टूटी सूखी लकड़ियां पड़ी थी उन्हें बटोरा और उनका एक बोन फायर बनाया। शाम को निकले थे, अब रात हो चुकी थी। सबने बोन फायर को जला दिया और साथ में मैगी और कॉफ़ी लेकर आए थे, सो वही मैगी बनाई और गर्म पानी करके कॉफ़ी भी पिया। अब रात के करीबन 9 से 10 बज चुके थे। सब मुंबई के रहने वाले बच्चे थे। इतनी जल्दी तो किसी को नींद नहीं आने वाली थी। माहौल भी सुर्ख था। छोटे कीड़ों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी जो थोड़ा डरावनी बनकर आ रही थी। पर वहीं दूसरी ओर 5 मिनट पर जो बस्ती थी उनमें से आने वाली रोशनी मन को सांत्वना दे रही थी कि हम लोगों के नज़दीक ही है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। कुछ देर कॉलेज की बातें, फिर अपनी दोस्ती यारी की बातें, कुछ मजाक मस्ती ख़त्म करने के बाद सबने तय किया कि अगर किसी को कोई भूतिया कहानी मालूम हो तो सुनाया जाए। ऋत्विक और एस्टन दोनों अमित की बातों से सहमत थे, पर जावेद और ऋषभ पूरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने कहा, अरे नहीं यार, भूत की कहानी नहीं। देखो, ऐसी जगह पर भूत की कहानी सुनने पर एंडिंग अपना ही हो जाता है यार। इस पर ऋत्विक ने कहा, अरे वो सब मूवीज़ में होता है, हम सच्चाई में हैं और यहाँ बस्ती कितने पास में है। अगर डर लगा तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे। और देख, यहाँ पर कुछ लोग आते जाते हुए भी दिख रहे हैं और 10 मिनट में हाईवे भी तो है। कुछ डर हुआ तो वहाँ चले जाएंगे। वैसे भी हमारे पास अपनी अपनी बाइक है, हम थोड़ी किसी सुनसान जंगल में हैं। इतना सुनने के बाद जावेद और ऋषभ भी तैयार हो गए। डर तो सब रहे थे, बस सबने अपनी अपनी कहानियाँ शुरू कर दी। सबसे आखिरी कहानी अमित की थी। वो अपनी कहानी सुनाने ही वाला था कि वहाँ एक शख्स आ गया, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। जोर जोर से आवाज़ दे रहा था और नज़दीक आने पर हमें सुनाई भी दिया, रिजवाना, अरे ओ रिजवाना बेटी, बहुत रात हो गई है, चल घर वापस चल। इस पर जावेद ने उस शख्स को आवाज़ देते हुए कहा, चाचा जान, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो शख्स उनके पास आता है और कहता है, अरे मैं अपनी बेटी रिजवाना को ढूंढ रहा हूँ। शाम को यहीं कहीं खेलने के लिए आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर एस्टन ने कहा, हम यहाँ करीब 7 बजे से हैं, इस तरफ तो कोई भी नहीं आया चाचा। अगर कोई आता तो हम उसे देख लेते हैं। फिर चाचा कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग मज़े करो, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लेता हूँ। और हाँ, अगर कुछ लगे तो यहीं बस्ती में मेरी दुकान है, किसी से भी पूछ लेना अहमद चाचा की दुकान कहाँ है, कोई भी बता देगा। ठीक है चाचा, जावेद ने कहा। अहमद चाचा अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल में अंदर की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ भी आना बंद हो गई। अब इन 5 दोस्तों को भी बहुत नींद आ रही थी, सो इन्होंने अपना ऑटोमेटिक तंबू निकाला और उसके अंदर सो गए। सुबह हुई
सबकी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। नदी बगल में ही थी, पर सोचा क्यों ना बस्ती से पानी लाया जाए। वैसे भी अहमद चाचा को उनकी बेटी मिली कि नहीं, ये भी तो जानना चाहिए हमें। बेचारे बहुत परेशान थे रात को। इसी विचार से सबने अपने अपने बैग्स उठाए और बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो बस्ती की तरफ जा रहे थे, रात को चमकने वाली बस्ती सुबह उन्हें एकदम बदसूरत खंडहर दिख रहे थे, जैसे वहां कोई घर ही ना हो। पूरी बस्ती ढूंढते ढूंढते थक गए, कहीं कुछ नहीं मिला। जब वापस निराश होकर आए तब रास्ते में एक साइकिल सवार मिला। उन्होंने उससे पूछा, हमने यहाँ रात में बस्ती में बहुत सारे लोगों को देखा था, लाइटें जल रही थी, लोग आ जा रहे थे, सबके सब कहाँ हैं? उस इंसान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने चप्पल में से कुछ अटका हुआ देख रहा है, और फिर उसे निकालने की कोशिश किया और फिर आगे बढ़ गया। कुछ ना मिलने पर उन लोगों ने अपने अपनी बाइक्स उठाई और अपने अपने घर चल दिए। सब पांचों दोस्तों का घर एक दूसरे के आस पड़ोस में ही था। सब अपने अपने घर पहुंचते हैं। सबके घर पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। सबने एक दूसरे को फोन करते हुए कहा, भाई तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? घर पहुंचने से पहले कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? सभी अपने अपने घरों में दौड़कर जाकर देखते हैं तो उनके खुद के फोटो के सामने हार लगा हुआ रहता है और उनके परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। इन पांचों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, जबकि हम इनके सामने ही खड़े हैं। तभी थोड़ी देर में बाहर की तरफ एक दुकान पर न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें दिखा रहे होते हैं इगतपुरी के जंगलों में 5 नवयुवकों की लाशें मिली। उनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है। उनके बगल में ही 5 बाइक और कुछ बैग में कुछ सामान भी मिला है। आसपास के दूसरे गांव के लोग उस गांव को भूतिया गांव कहते थे और कहते थे जो भी उस गांव के नज़दीक रात में जाता है या उस बस्ती के नज़दीक जाता है, वो गांव वाले उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगर कोई इंसान उस बस्ती की रोशनी या उस बस्ती में रहने वाले किसी इंसान को देख ले तो उसकी अजीब रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब ये अफवाह थी या सच्चाई, ये तो नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW से जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चली जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रहे थे। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थी। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीयरिंग तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता ही नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार अचानक से रुक गई। क्या हो यार, कार ऐसे क्यों चल रही है? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक ही चला रहा हूँ, मालूम नहीं अचानक से झटके क्यों खा रही है। कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा, कार को थोड़ा साइड में लेकर देखते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचड़ा हो गया, थोड़ा रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाते हुए रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुंह से एक साथ निकला,
सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ रहे थे, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कार सड़क के एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार टैक्सियां आ जा रहे थे। प्रशांत, बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी, कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को ही चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों फेल है। शायद कोई कार या टैक्सी से मदद मिल जाए, कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडी हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत ज्यादा थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत बहुत ही बुरी होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक बोल रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ते हैं, सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक ही है। रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा नहीं थी। काफी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थीं। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आईं, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थीं। कोई लिफ्ट नहीं दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा, टोयोटा ये सब होती तो देख भी लेता, ये तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे थे। उनसे पूछ तो, एक बैठकर शिमला तक पहुंच जाएगा और वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हुआ। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते हुए समय पार कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना पायल कार में ही बैठे बोर हो गए थे। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों कार से बाहर उतरी। कपकपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट, फिर चले जाएंगे कार में, पायल और कामना ने प्रशांत को कहा। भूतिया माहौल है यार, कार में बैठते हैं, चलो, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसनाती पहाड़ी सड़क। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने सिर्फ एक टी-शर्ट पहनी हुई थी प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास माचिस है क्या? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड से कांप रहे थे, वहीं वो शख्स सिर्फ एक टी-शर्ट और एक पैंट पहने हुए था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। प्रशांत ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखा और बोला, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? उसने प्रशांत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की बातें कर रहे थे अभी। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, ना कभी देखा है और ना ही विश्वास किया है भूतों पर, प्रशांत ने कहकर पूछा। क्या आप विश्वास करते हैं? देखिए, हम पहाड़ी लोग हैं। हर पहाड़ी लोग भूतों को मानते हैं, उनका अस्तित्व होता है। उस आदमी की भूतों की बात सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई, कुछ बताओ भूतों के बारे में, बहुत ही अच्छा माहौल है, उस आदमी ने कहा। देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहर में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहां से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस आदमी के हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वो रोशनी में नजर नहीं आते हैं। होते कौन है भूत, बनते कैसे हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो किसी दुर्घटना से जिनकी मौत हो जाती है,
जो किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भूत बनते हैं। उस आदमी ने कहा, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ। उस आदमी ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकालकर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वो शख्स गायब था। लाइटर बंद होते ही वो शख्स नजर आया। तीनों के मुंह से एक साथ भूत का आवाज निकला। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना, शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मौत के समान तीनों मूर्छित थे। वो शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां से आर्मी का एक ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वो कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद प्रशांत को खबर मिली कि उन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद प्रशांत अस्पताल पहुंचा। तीनों को बहुत तेज सदमा लगा था। फिर बाद में सब कुछ ठीक हो गया, मगर वो सब क्या था वो उन तीनों को आज तक समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम सोहन तिवारी है। मैं लखनऊ में एक फ्लैट में रहता हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई करता हूँ। मेरे 2 भाई हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी है। उसका एक 7 साल का बच्चा भी है। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मेरे भाई मुझे कहते हैं कि तू भी मेरे साथ रह, लेकिन मुझे आदत सी हो गई है अकेले रहने की, क्योंकि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहा हूँ और हॉस्टल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसलिए मैं अपने बड़े भाई के साथ नहीं रहता हूँ। मेरे भैया और भाभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात है साल 18 जनवरी 2008 की, जब मैं अपने ऑफिस में काम करके जल्दी ही घर वापस जाने लगा। आज मेरा मन बहुत बेचैन सा हो रहा था। इससे पहले मेरा मन कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था। आज मेरे लिए कुछ अलग ही संदेश दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा दिल मुझसे क्या कहना चाहता है। मैंने अपने ऑफिस का काम जल्द से जल्द निपटा कर अपने फ्लैट को वापस जाने वक्त मैं रामपुर के रास्ते गया, क्योंकि मुझे आगे अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब लेनी थी। शराब लेकर थोड़ी आगे जाकर दूसरी दुकान से चकना खरीद कर जाने लगा, क्योंकि आज मेरी बाइक खराब हो जाने के कारण मैं पैदल ही ऑफिस आया था। हाईवे से जाने में ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता चुना। रास्ते में एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना डरावना कब्रिस्तान था। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का साया रहता है। मैंने सोचा, वो तो बेचारे खुद मर चुके हैं, वो दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। और यही सोचकर मैं कब्रिस्तान के रास्ते अपने फ्लैट की ओर जाने लगा। मुझे ऑफिस से आते आते थोड़ी शाम हो गई थी। अब मैं चलते चलते कब्रिस्तान की ओर पहुंच गया। कब्रिस्तान के थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक पेड़ों का झुंड दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारे चमगादड़ थे। वो चमगादड़ मुझे देखकर मेरे आगे पीछे घूमने लगे। मैं ये सब देखकर दंग रह गया और मेरे हाथ अचानक से कांपने लगे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे कुछ समय के लिए लगा कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, भगवान ही मुझे बचाए। और मैं यही कहकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मेरा शर्ट कोई पकड़ा और मेरी शर्ट जोर से खींचने लगा। मेरी तो जान ही सूख गई और मैं बहुत डर गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ने से पहले मुझे बुजुर्गों को याद बात आ गई। पुराने लोग कहते हैं कि अगर कोई आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा जाता, क्योंकि वो आत्मा पीछे मुड़कर देखने वाले व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती। पर मैं नहीं मानता। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा। तब मैंने देखा कि मेरी शर्ट एक पैर के कांटे में फंस गई थी। मेरी जी में जान आई और मैं तेजी से अपने फ्लैट की ओर चलने लगा।
20 मिनट चलने के बाद मेरा फ्लैट मुझे दिखा। मैं जल्दी से अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। मैं जाकर अपने कमरे में अचानक से गिर गया और तभी सो गया। तभी अचानक से कब्रिस्तान वाली खिड़की से हवा के झोंके जोर जोर से हिलने लगी और अचानक ही सनसनाहट की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में जो चमगादड़ मेरे आगे पीछे घूम रहे थे वो अचानक से मेरे कमरे में आकर तरह तरह की आवाजें करने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर गया और कमरे से चिल्लाकर बाहर भागा, मगर वो सब क्या था यह आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।